चलिए, पॉलिटी में हम आज एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको जो पिछला लेक्चर कराया वो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस का पार्ट 1 था। हमने उसमें आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या महत्व होता है लोकतंत्र में चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर के, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों की एस्पिरेशंस को मोबिलाइज़ करती हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, जिसमें आप एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को चुनते हैं या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुनते हैं जिसके प्रोमिसेस, जिसकी आइडियोलॉजी आपकी एस्पिरेशंस के साथ सूटेबल है, आपकी नीड्स को जो सर्व कर सकता है, जो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो जनहित को, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। आप उसे वोट डालते हैं और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत जिसे भी मेजॉरिटी वोट्स मिले होते हैं वो कैंडिडेट उस सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से जीत करके लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करता है आपको। ये सारी प्रक्रिया समझाई हमने आपको। पार्टीज़ के विषय में बताया, हमने बताया कि पार्टीज़ किस तरह से बांटी जाती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन। हमने सिंगल पार्टी सिस्टम बताया, डबल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम्स। हमने आपको बताया कि पार्टीज़ रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव भी होती हैं। हमने आपको बताया कि पार्टी लिबरल भी होती हैं, पार्टी लेफ़्ट भी होती हैं, दैट इज़ द रेडिकल। पार्टी लिबरल यानी कि सेंट्रिस्ट। तो इस तरह से हमने इन पार्टीज़ के विषय में आपको समझाया। लेफ़्ट एंड राइट के बीच की जो आइडियोलॉजी है और जो वो किस तरह से काम करते हैं उसके बीच का एक अंतर भी समझाया और वो पॉइंट समझाए कि आपको एक लेफ़्ट या राइट इंक्लाइंड पार्टी में ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब हम आगे अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब हम पर्टिकुलरली पार्टी सिस्टम इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को बुक की मर्यादा के तहत पढ़ेंगे। एनसीईआरटीज़ की जो लेक्चर सीरीज़ हमने कंप्लीट की थी उसमें भी पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस के चैप्टर थे, वहाँ पे उस सेंस में उन कंसेप्ट्स के साथ उसे डील किया। आज हम इस एम लक्ष्मीकांत की बुक के माध्यम से अपनी नॉलेज को उसके साथ ऐड करते हुए इस बुक की मर्यादा की पालना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पार्टी सिस्टम इन इंडिया, देखिए सबसे पहला एस्पेक्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यानी कि बहुत सी पार्टियां हैं जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं, दैट इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके कारण क्या है? भारत का साइज़, कॉन्टिनेंटल साइज़ ऑफ द कंट्री बहुत ही वृहद है भारत। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में आप चले जाएं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनको हम 7 सिस्टर्स के तौर पर भी जानते हैं, अरुणाचल है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम भी हालांकि इसमें जोड़ करके बताया जाता है। तो ये सभी राज्यों की बात करें, फिर बहुत ही रिमोट एरियाज़ में चले जाएं आप, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के डीप फॉरेस्ट एरियाज़ में चले जाएं, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में आप लद्दाख रीजन की बात करें, राजस्थान में थार डेजर्ट एरिया, गुजरात में कच्छ का वो पूरा रण का इलाका, तो बहुत ही बड़ा है भारत। इसके अलावा फिजियोग्राफिक कम्प्लेक्सिटीज़ भी बहुत हैं। ऑलमोस्ट 5 के 5 फिज़िकल फीचर्स भारत में मिल जाते हैं। माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज़ बनते हैं, आइलैंड्स हैं, प्लेट्यू एरियाज़ हैं भारत में, तो रिवर्स हैं, हिली रिजेस हैं। उन्होंने एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से बांट रखा है, काट रखा है। पॉकेट्स बनी हुई हैं एरियाज़ की, जहाँ पे लोग दूसरे से आइसोलेट होके अपने आप की कम्युनिटी में सेटल्ड रहते हैं। इस तरह से काफ़ी रीजन्स बनते हैं और रीजनल पॉलिटिक्स का जन्म होता है। तो बहुत सी रीजनल सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टीज़ एग्जिस्टेंस में आती हैं। तो कंट्री का एक साइज़ भी महत्व रखता है कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ये हर जगह पर हर समय काम नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है कि कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा है तो मल्टी पार्टी होगा, सिंगल पार्टी कंट्री भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। चाइना में कोई बहुत सी पार्टी नहीं है बट साइज़ बहुत बड़ा है, भारत से भी बड़ा है। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि इंडिया में किस तरह के सिद्धांत अपनाए गए हैं राजनीति के संदर्भ में। तो लोकतंत्र अपनाया गया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेसी में आपको ये अधिकार है कि आप इलेक्ट
भी कर सकते हैं, आप इलेक्ट हो भी सकते हैं। तो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का भी अधिकार है, आपको किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनने का भी अधिकार है। इसके तहत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तक भी लड़ सकता है, यह भी प्रावधान है संविधान में। तो फिर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं जो अपने रीजन या अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटीज़ के सेंटिमेंट्स को, उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती हों, क्योंकि संविधान इसकी आज्ञा देता है। क्योंकि लोकतंत्र है भारत में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आपको अपनी विल एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है चुनाव के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके। तो डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फिर इतने बड़े साइज़ की कंट्री में डेमोक्रेसी एक कंड्यूसिव ग्राउंड बनाती है कि डिफरेंट आइसोलेटेड रीजन्स के तहत उनका अपना डेवलप हुआ कल्चर, कस्टम, मैनर, तो वहाँ से रिप्रेजेंट होती हुई वो पार्टीज़ जिनके कैंडिडेट लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ आस्पेक्ट। व कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। कॉन्टिनेंटल साइज जब होता है तो डिफरेंट रेनफॉल रिजिम्स हैं, डिफरेंट सॉइल कंडीशंस हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज़, तो इन्हीं की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजी और फिजियोग्राफी है। तो उसी तरह से फिर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। कहीं पर मिनरल्स अधिक हैं, कहीं पर वाटर रिसोर्स बहुत अधिक हैं, कहीं पर प्लेन एरियाज़ हैं एज एन रिसोर्स क्योंकि एग्रीकल्चर बेहतर हो सकता है, कहीं पर हिली एरियाज़ हैं एज एन सोर्स ऑफ वाटर, एज एन सोर्स ऑफ स्नो, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से रीजन टू रीजन कल्चर वेरी करता है, सोसाइटी वेरी करती है, उनकी ऑक्यूपेशनल हैबिट्स, उनका सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करने का फिर तरीका उस ऑक्यूपेशन से जुड़ जाता है। अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और इंटेंस राइस एग्रीकल्चर हो रहा है तो फिर जो फैमिली है वही उसमें लेबर प्रोवाइड करती है। तो इसके तहत फैमिली के साइज़ बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो सभी फिर मिलके खेतों में काम करेंगे एज ए लेबर। तो वहाँ पर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, सरप्लस नहीं है कि जैसे बेच करके पैसा कमा लिया जाए और लेबर हायर कर ली जाए उस पैसे से, ऐसा नहीं है। फैमिली विल सपोर्ट द फार्मिंग। तो इंटेंस पॉपुलेशन विल बी देयर वेयर पैडी कल्टीवेशन इज बीइंग एक्सरसाइज। सो द थिंग इज़ कि आपकी ऑक्यूपेशन बड़े पैमाने पर, आपने फैमिली यूनिट्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, आपने सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, आप कैसे एसोसिएटेड हैं सोसाइटी से, फिर वो सोसाइटी की क्या मान्यताएं हैं, फिर आप किस तरह के नियमों से गवर्न होना चाहते हैं, किस तरह की आपकी सोच है। तो आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इकॉनमी, आपकी सोसाइटी इंटरवाइंड होती है, आपस में जुड़ी होती है। और इसमें एक रीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वहाँ की आबो हवा का बड़ा रोल है, वहाँ के उसी से ही जैसा क्लाइमेट है वैसे ही एग्रीकल्चर रीजन, एग्रो क्लाइमेटिक आस्पेक्ट आ जाता है। दैट्स वाई द कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द कंट्री इज़ समवेयर नियर टू द कॉन्टिनेंट, इतनी बड़ी है, ये बड़ी चीज़ है। ये चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन की जाती हैं बच्चों कि आप चीज़ों को रट्टा ना मारें। ख़त्म करने को चैप्टर के लिए 5 मिनट भी बहुत हैं, लेकिन किताबें आप भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, आप खुद भी उसे पढ़ सकते हैं। किताब मार्केट में है, फ्री में PDF ऑनलाइन है, और बहुत से YouTube चैनल भी हैं आज की डेट में। लेकिन ज्ञान का महत्व क्या है, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? शिक्षक का उद्देश्य और ज्ञान का महत्व ये है कि आप चीज़ों को समझें, हमेशा के लिए वो चीज़ आपको समझ आ जाए, आपको आधार समझ आए कि ये क्लॉज, ये पॉइंट क्यों वैलिड है और क्यों ये गिवन है बुक में। तो वो गिवन है क्योंकि वो वैलिड है क्योंकि उसके कुछ ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिसमें समय लगता है। जैसे कि एक ही शब्द है कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ द कंट्री, मैं आपको ये भी कह सकता था कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि देश बहुत बड़ा है। इसका ट्रांसलेशन मीनिंग तो यही बनता है। तो मोस्टली हो ये रहा है कि इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीमाओं में रहते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि उन शब्दों को एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके दिमाग में सेटल हो कि ओके, दिस इज़ द रीज़न। ये कॉन्टिनेंटल साइज ऑफ द कंट्री का मीनिंग ये है जिसकी वजह से मल्टीपल पार्टीज़ हैं देश में। इसमें मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, इसे बहुत ओपन कर सकते हैं हम, फिर पूरा चैप्टर इस पे बनेगा। लेकिन सीमित रहते हुए भी आपको उसके आयाम दिखला देना शिक्षक का कर्तव्य यही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो हम करते हैं।
ना कि एक बड़े लेक्चर की बजाय छोटे छोटे 10 लेक्चर 10-10 मिनट के बना के सब पे अलग अलग से व्यूज़, लाइक्स या शेयर्स लेना और ये कोशिश करना कि छोटे छोटे लेक्चर्स बच्चे ज़्यादा सुनते तो वही बनाना। नहीं, छोटी छोटी सोच नहीं, हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करनी है। सिविल सर्विसेज ही नहीं, सिर्फ जीवन में एक मार्गदर्शन लोगों का करने के लिए, पथ प्रदर्शक बनने के लिए और स्वयं के उत्थान के लिए आपको ऐसी सोच का विकास करना है। सेकेंड एस्पेक्ट है द डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। अभी आपको क्लियर हो गया, अगर साइज़ कॉन्टिनेंटल साइज़ है कंट्री का, तो एक तो वो ही बहुत बड़ा रीज़न है कि सोसाइटी का कैरेक्टर बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। फिर भारत की जो जोग्राफिकल पोजीशन है, एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन पर रहा है हमेशा से, चाहे ट्रेड रूट के माध्यम से हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर रहा है, सी रूट के लिए भी, लैंड रूट के लिए भी। फिर वेल्थ वाइज बहुत ही रिच रहा है डे वन से। एक सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम भारत में अपनाया गया सिविलाइजेशन के समय से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही समय से। तो इसकी वजह से स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं पॉलिटिकल यहाँ पर इंडिया में, जिसकी वजह से इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड रही है, जिससे वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छी हुई। क्योंकि पॉलिटिक्स अगर स्टेबल रहेगी तो इकोनॉमी फ्लरिशिंग स्टेट में आती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि वेल्थ क्रिएशन होती है। तो वो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हुई। टेम्पल्स थे, उन टेम्पल्स में बहुत सा ट्रेजर्स भी रखा जाता था, उसके कई रीजंस थे। तो बहुत से इन्वेडर्स भी भारत आए ड्यू टू सो मैनी रीजंस, चाहे सेंट्रल एशिया में वो अपने ही साथी कबीलों के द्वारा उखाड़े गए तो भारत आए, या फिर भारत में जो ट्रेजरी थी उसे ले जा करके अपनी पोजीशन को अपनी कंट्री में स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे कोई रूलर, इसलिए आए। रीजंस कैन बी मेनी, बट इंडिया इन्वेडर्स के लिए भी एक प्लेस रहा है, ट्रैवलर्स के लिए भी एक प्लेस रहा है, एक्सप्लोरर्स के लिए भी एक प्लेस रहा है और ट्रेडर्स के लिए भी एक प्लेस रहा है। बहुत से कारणों से लोग आते जाते रहे, नए नए कारवां आते गए, बसते गए, भारत की सभ्यता और भी बड़ी होती गई, फ्यूजन होते गए। तो डाइवर्सिटी बहुत है भारत में, बहुत से रिलीजन, बहुत सी लैंग्वेजेस, बहुत से कस्टम, मैनर और मल्टीपल एथनिसिटीज़। तो सोसाइटी इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड, इसलिए उन कई तरह के मतों को, कई तरह की विविधताओं को प्रदर्शित करने के लिए कई तरह के उनके नेता और उन नेताओं की सोच को मिला करके कई तरह की पार्टीज़, तो इसलिए मल्टी पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मल्टी पार्टी सिस्टम में कि आपने जो फ्रेंचाइज़ है, चुनाव में मत डालने का जो अधिकार है वो उसे लिमिटेड नहीं रखा, जैसा कि किन्हीं रीज़न से रखा गया था आज़ादी के पहले। आप अगर इतना टैक्स पे करते हैं, या आप इतने रेंट वाले घर में रहते हैं, या आप इतनी ज़मीन के मालिक हैं, या आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप वोटर बन सकते हैं। लेकिन आज़ाद भारत के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, यूनिवर्सल ही सबको वोटिंग राइट दे दिया गया। हाँ, ये एक शर्त है कि आप एडल्ट होने चाहिए, आपके पास वोटिंग का अधिकार है यदि आप 18 बरस से कम नहीं हैं। तो इसकी वजह से एक लार्ज सेगमेंट जो है वो वोटर के तौर पर उभर करके आया, और इतना बड़ा सेगमेंट तो उतनी ही डाइवर्स उनकी एस्पिरेशंस। वोटर कितना है नंबर में, लुक एट द नंबर ऑफ वोटर। इस बार के ही 2019 के जो आम चुनाव थे, यानी कि जनरल इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस, उसी में लगभग 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर था। ये बहुत बड़ी संख्या थी। इतने बड़े पैमाने पर जो वोटर हैं, 90 करोड़ तो वोटर ही हैं, तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उन सभी वोटर्स की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती हो। तो फिर मल्टीपल पार्टीज़ का जन्म होता है। जब इतने नंबर में वोटर्स हैं तो फिर उतनी ही डाइवर्स उनकी एस्पिरेशंस, उनके ओपिनियंस, और फिर उतने ही नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कंडीशन फिर यहाँ यही है कि अगर लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है, बहुत से तानाशाह मुल्क भी हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ वोटर ज़्यादा भी हों, फिर भी एक सिंगल पार्टी या सिर्फ 2 पार्टीज़ होती हों, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पार्टीज़ बनने ही ना दी जाती हों, या फिर जो विल है उसे एक्सप्रेस करने का मौका उतनी फ्रीली ना दिया जाता हो। तो लोकतंत्र एक कंड्यूसिव रीज़न है। और फिर बहुत से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जैसे कि पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से बना सकते हैं, कोई बहुत खर्चे का काम नहीं। कोई ऐसे आप पर संविधान के द्वारा या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट या चुनाव आयोग के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। आप पार्टी बनाइए और एग्जिस्टेंस में आई तो पार्टियाँ बन जाती हैं। हाँ, उसे रिकॉग्निशन देना नहीं देना वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, उसके लिए एक सेटल्ड क्राइटेरिया है, वो उसे फॉलो करता है। लेकिन आप पार्टी बनाइए, शर्तें पूरी करिए, चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं।
ज़मानत देनी पड़ती है, वो अगर आप उसको आपको वो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिले तो आपकी ज़मानतें जब्त हुई थी, लेकिन वो अमाउंट भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखी गई। ये भी इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में वोट भी डालें और चुनाव में खड़े होना है तो खड़े भी हों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तो इस चीज़ को सपोर्ट भी करता है कि डाइवर्स ओपिनियन आए, और कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को प्रमोट भी करता है अपने कई प्रोसीजर्स, कई प्रोविजंस के वजह, और पार्लियामेंट भी उस मैंडेटेड प्रोविजंस को फॉलो करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आएँ। ये बड़ी चीज़ है। तो इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ ऑल्सो द रीज़न। रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में मुझे लगता है मैं समझा ही चुका हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, सो ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस का पार्ट है कि भारत के पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी ऐसे हैं जो कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम को जन्म देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट नहीं, यानी कि आप सीधे ही सरकार में हिस्सा नहीं निभाते। ऐसा नहीं है कि एक सरकार बनी हुई है और आपसे वो सीधे ही पूछती है कानून बनाने से पहले कि ये कानून हमें बनाना चाहिए कि नहीं। कोई ऐसा प्लेबिसाइट नहीं कराया जाता, कोई रेफरेंडम जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पर जा कर के पार्लियामेंट में बैठते हैं और लॉ मेकिंग वो लोग करते हैं, आप उन लॉज को ओबे करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें फिर ऑप्शन यही बचता है आपके पास कि जब आपको अपनी ओपिनियन किसी के वाया ही रिप्रेजेंट करनी है और आप सब लोग जा कर के देश की कानून बनाने की व्यवस्था का हिस्सा डायरेक्टली नहीं बन सकते, तो फिर इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े देश और इतने नंबर ऑफ वोटर्स में यही मुमकिन है कि फिर आप उस इतनी सारी सोच को कई सारी पार्टीज़ के वाया रिप्रेजेंट होने दीजिए। तो जब भी वो किसी एक पार्टी से खुद को रिप्रेजेंट होते नहीं पाते, वो एक नई पार्टी का समर्थन करते हैं। 1977 में जनता पार्टी का समर्थन हुआ, 1989 में जनता दल का समर्थन हुआ, फिर 1991 में बीजेपी भी समर्थित हुई एक स्तर पर। तो अलग अलग पार्टियों का समर्थन लोग करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, लॉ मेकिंग में। अब उन्हें इनडायरेक्टली करना है, तो फिर इनडायरेक्टली एक तरीका यही है कि आप अपने कैंडिडेट्स को चुना करके वहाँ भेजते हैं, और कैंडिडेट्स एक पार्टी का हिस्सा होते हैं, इसलिए फिर कई नंबर ऑफ पार्टीज एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। सो पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें से वन एस्पेक्ट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता रहा है लंबे समय से। वो बात अलग है कि एक ही पार्टी डोमिनेंट रही, लेकिन आज़ादी के बाद से ही, पहले जनरल इलेक्शन से ही मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में एग्जिस्ट करता रहा है। आज की डेट में लगभग 7 नेशनल पार्टीज़, 40 स्टेट पार्टीज़ और लगभग 980 के अराउंड, 980 के अराउंड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। कुछ नेशनल रिकॉग्नाइज्ड मैंने अभी बता दी 7 हैं, फिर 40 स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, बाकी 980 के अराउंड लगभग रजिस्टर्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज़ भारत में एग्जिस्ट कर रही हैं। इतनी नंबर ऑफ पार्टीज़ होने का ही एक बड़ा नतीजा ये भी है कि आपको इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ शब्द अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं, जैसे कि हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली। मतलब कि पार्लियामेंट का बीच में लटक जाना, असेंबली का भी लटक जाना, मतलब कोई भी पार्टी को इतनी सीट्स ना मिल पाना कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर पाए, और आपस में इन पार्टीज़ में कोई कोलिशन भी नहीं हो रहा है कि ये गठबंधन बना के सरकार बना ले। तो फिर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई भी पार्टी उस हाउस के टोटल सीट्स का मेजॉरिटी मार्क नहीं पार कर पा रही, तो इसलिए सरकार ही नहीं बन पा रही है। तो पार्लियामेंट हंग हो गई, असेंबली हंग हो गई, लटक गई, सरकार बनी ही नहीं। फिर या तो वेट किया जाएगा कि ये पार्टीज़ आपस में मिलकर कोलिशन बना के मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर लें, और या फिर उस पार्लियामेंट को या उस लेजिस्लेचर को ही, राष्ट्रपति पार्लियामेंट को और गवर्नर लेजिस्लेचर को भंग कर देते हैं, फिर से चुनाव होते हैं। तो ये हंग असेंबली, हंग लेजिस्लेचर, हंग पार्लियामेंट जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, बिकॉज मल्टी पार्टीज़ हैं, काफ़ी हैं। एक ही पार्टी होती तो शायद हंग असेंबली जैसी चीज़ें ना होती, या 2 पार्टी भी होती तो शायद ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम आती, बट मल्टीपल पार्टीज़ आर देयर, तो सीट्स उन पार्टीज़ में बढ़ जाती हैं। इसी तरह से कोलिशन पॉलिटिक्स सिस्टम भी आपको सुनने को मिलेगा भारत में, जो कि 1991 ऑनवर्ड्स काफ़ी डोमिनेंट हो गया इंडिया में। कोलिशन पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा दौर माना गया 1991 से लेकर के सन 2014 तक। 2014 में बीजेपी ने क्लियर कट मेजॉरिटी अचीव की अपने बूते, लगभग 282 सीट्स के अराउंड,
हालांकि उनका अलायंस ही वर्क किया, उन्होंने एनडीए के तहत ही काम किया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन वो अकेली उस अलायंस की एक ऐसी पार्टी थी जिसको अकेले ही मेजॉरिटी मार्क प्राप्त हो गया था। तो एक लंबा दौर कोलिशन पॉलिटिक्स का रहा। तो कोलिशन पॉलिटिक्स जैसे शब्द, हंग असेंबली जैसे शब्द आपको सुनने को इसलिए मिलते हैं बिकॉज मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो भारत के पार्टी सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक कैरेक्टर है उसका, ये समझना आपको ज़रूरी था। वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। देखिए, कहने को तो देश में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, लेकिन होता क्या है, लंबे समय तक 1951-52 के जनरल इलेक्शन से लेकर के 1967 तक केंद्र में, यानी कि सेंटर में, यूनियन में आप कह लीजिए, और राज्यों में, रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक ही पार्टी की सरकारें बनी, डोमिनेंस था कांग्रेस का। उसके कई रीज़न होते हैं, कई रीज़न्स कोट किए जाते हैं। रीज़न ये है कि कांग्रेस की बेटर ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी थी, 1885 से एग्जिस्ट कर रही थी, आज़ादी के बहुत पहले से। तो इसकी वजह से कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बहुत अच्छा था, काम करने का व्यवस्था, उसकी संस्था बहुत अच्छी थी, तो वो बेटर इलेक्शन मैनेज कर पाती थी, बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाती थी, मैनिफेस्टो प्रिपेयर कर पाती थी, लोगों के बीच बेहतर आ पाती थी, अपनी बात कम्युनिकेट कर पाती थी, क्योंकि उसकी प्रोविंशियल लेवल कमेटीज़ थी, लोकल लेवल कमेटीज़ थी, नेशनल लेवल कमेटीज़ थी, और उनके माध्यम से एवरी ईयर सेशन होता था, मैटर्स डिस्कस होते थे नेशनल लेवल पे, और ग्रास रूट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक चीज़ें चर्चा का हिस्सा बनती थी। तो वो बेटर ऑर्गेनाइज थे। दूसरा, उनके पास बेटर लीडरशिप थी, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा पार्ट लिया, तो वो अच्छी पर्सनैलिटीज़ का रोल था, उनकी एक डोमिनेंस थी सोसाइटी में, इमेज उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फेस वैल्यू बहुत था कांग्रेस के पास, ये भी एक बड़ा कारण माना गया। तीसरा, फिर कोई बहुत बड़ी अपोजिशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी जो कांग्रेस को उस लेवल पर चैलेंजेस दे पाएँ। कांग्रेस के पास बेहतर फाइनेंसेस थे, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और कांग्रेस मेनली इन्वॉल्व थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में। कांग्रेस में कई डाइवर्स ओपिनियंस रिप्रेजेंट होती थी, तो लगभग देश को उतनी मल्टी पार्टी की नीड भी फील नहीं हुई, क्योंकि मल्टीपल डाइवर्सिटी रखने वाले लीडर्स थे उसमें, मल्टीपल डिफरेंट एरिया से लीडर्स आते थे, और लंबे समय से अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपने अपने रीजन को वो रिप्रेजेंट करते थे, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट होती थी कांग्रेस के बीच में। ये सारे कारण पाए गए कि कांग्रेस ने 1967 तक डोमिनेट किया। समय आया, कांग्रेस के वो चेरिशिंग लीडर ख़त्म होने शुरू हो गए, 1967 तक कद्दावर नेता ख़त्म हो गए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, और भी कई नेता। कांग्रेस के भीतर कई फैक्शंस क्रिएट हो गए, म्यूचुअल क्वेरल्स क्रिएट हो गई, असर्टिव टेंडेंसीज आ गई, जैसे कि इंदिरा गांधी को बैठाने वाला कांग्रेस के वो 4 मेंबर ग्रुप, दैट इज़ द सिंडिकेट, बाद में वो इंदिरा से ही जेलस करने लगा, और इंदिरा भी असर्टिव हो गई। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस में म्यूचुअल क्वेरल्स हुई। फिर लोग तब तक जागरूक हुए 1951-52 से लेकर 1967 तक। रीजनल लेवल पर कांग्रेस उस लेवल में सर्व नहीं कर पाई, इसकी वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ स्ट्रांगली एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हुई। दक्षिण भारत में इसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, रीजनल पार्टीज़ ने, उन्होंने अपना काम किया, लोगों की बातों को सुना, क्योंकि नेशनल और स्टेट लेवल पर सेम पार्टी थी 1967 तक। तो नेशनल पार्टी स्टेट्स में सही डिलीवर कर रही है कि नहीं कहीं कर रही, इसकी स्टेट लीडर्स जो है खिलाफत नहीं कर पाते थे, क्योंकि पार्टी सेम है, जिसकी भी सरकार है केंद्र में, राज्य में, सेम पार्टी की है। फिर लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, तो उसके खिलाफ इतना बोलना भी मुमकिन नहीं था। फिर देश स्वयं अभी बनने की प्रक्रिया में था, तो इसलिए चीज़ें उस लेवल पर अभी जागरूकता भी नहीं थी राज्यों के स्तर पर, और मीडिया भी नहीं था चीज़ों को दिखाने वाला। 1967 तक ये चीज़ें बदली हैं, तो फिर राज्यों में कांग्रेस हारनी शुरू हुई, और वन पार्टी डोमिनेंस ख़त्म हुआ 1967 ऑनवर्ड्स, और रीजनल पार्टीज़ मजबूत होने लगी एक समय पर आकर के, तो वो बहुत मजबूत हो गई आने वाले समय में। तो इसलिए कहा जाता है, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में, भारत में मल्टीपल पार्टी सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, एक वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है, जिसे वो कांग्रेस सिस्टम भी कह के पुकारते रहे। ये फिनोमेना 1967 तक था। वापस से ऐसी वन पार्टी डोमिनेंस जो है वो दोबारा से देखी गई 2014 से लेकर के अब तक। 2014 में भी चुनाव जीते बीजेपी और उसके अलायंस यानी कि एनडीए ने, और 2019 में भी बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उनकी।
और इस पर भी हमारा लेक्चर आएगा वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम के ऊपर कि डेमोक्रेसी पे इसका प्रभाव क्या होता है। लेकिन 1967 तक ये एग्जिस्टेंस थी। एक समय ऐसे भी था कि इसके बाद मौजूदा हालात ये बने उस समय में कि केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार थी वो राज्य की सरकारों को, क्योंकि उनकी पार्टी की वो सरकारें नहीं होती थी, उन्हें बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। केंद्र में यदि गैर कांग्रेसी सरकार है तो वो उन राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है उन्हें बर्खास्त कर देते थे और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता था। तो पॉलिटिकली एक तरह से टर्मोइल भी क्रिएट हुआ कंट्री लेवल पर, लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशंस और कई तरह की मूवमेंट्स, लोगों की जागरूकता ने इस चीज़ को दूर किया। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। देखिए, जो पार्टी सिस्टम है इंडिया में, इसकी एक खासियत है। कुछ पार्टीज़ तो हैं जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि ये हम करेंगे और ये हम नहीं करेंगे, ये हमारी आइडियोलॉजी में नहीं है। इनमें जैसे कि बीजेपी, जैसे कि सीपीआई, सीपीएम जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो हैं, उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्लियर है कि वो उनकी आइडियोलॉजी इज़ द लेफ्ट विंग, लेफ्ट आइडियोलॉजी। इसी तरह से बीजेपी आइडियोलॉजी इज़ क्लियर द राइट आइडियोलॉजी, द राइट विंग पॉलिटिक्स। सो दे आर आइडियोलॉजिकल पार्टीज़। इन्हें आपको अगर कभी कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहाँ पर अगर ये जिक्र भी आता है कि आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ आर फाइटिंग विद कांग्रेस ऐसा करके, तो वो इनके बारे में बात कर रहे हैं जिनकी आइडियोलॉजी क्लियर है। अमूमन बाकी सभी पार्टीज़ की कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी नज़र नहीं आती। उनकी पॉलिसीज़, उनके फंक्शंस, उनके प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं। उनमें कुछ एलिमेंट आपको कॉमन ही मिलेंगे, जैसे कि गांधीनिज़म की बात वो करते नज़र आएंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, सेकुलरिज्म की बात करेंगे, सोशलिज्म की बात करेंगे। वो इन एलिमेंट्स के अराउंड, इन सिद्धांतों के, इन पिलर्स के अराउंड अपनी नीतियाँ बनाते रहेंगे। किसी को कभी अधिक बल दे देंगे, किसी को कम बल देंगे, लेकिन कोई ऐसी फिक्स्ड आइडियोलॉजी के तहत नहीं चलेंगे। कांग्रेस भी इसी में आती है। हाँ, इन सिद्धांतों पर कार्य करते हुए बढ़ेंगे, लेकिन आइडियोलॉजी कोई आपको क्लियर कट नहीं है कि भाई हम लिबरल या सेंटरिस्ट हैं, या हम लेफ़्ट हैं, या हम राइटिस्ट हैं। ऐसा नहीं नज़र आएगा आपको। इसलिए वो सेंटर से कभी थोड़ा लेफ़्ट, सेंटर से कभी थोड़ा राइट चलती रहती है। इसको हम ये कहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर हो रही है वो इशू बेस्ड ज़्यादा हो रही है। आइडियोलॉजी कोई भी रहे, एक चीज़ जो नोटिस की गई है वो ये है कि पावर कैप्चर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ के एंड पे भी देखा गया है, नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ के एंड पे भी देखा गया, यानी कि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टीज़ और अदर जितनी पार्टीज़ जैसे कांग्रेस और बाकी पार्टीज़, हाउ टू कैप्चर द पावर, और पावर कैप्चरिंग इज़ द मेन आस्पेक्ट। इसीलिए इश्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गए हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। इन पार्टीज़ के एंड पे आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो काफ़ी पीछे छूट गई हैं। जो भी उस समय में मुद्दा है, उस मुद्दे पर बात की जाए, जनता का समर्थन उस मुद्दे पर लिया जाए और चुनाव जीत करके सत्ता में आया जाए, यह महत्वपूर्ण है। ना कि यह चीज़ है कि हमारे जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत ये मुद्दे पर हमें किसी भी तरह से कोई स्टैंड नहीं लेना है, या इस मुद्दे पर हमारा ये स्टैंड है। तो आइडियोलॉजी से आपका स्टैंड नहीं आ रहा। विचारधारा आपको किसी मुद्दे को पकड़ने या छोड़ने से रोक नहीं रही। विचारधारा आपको किसी मुद्दे को पर बोलने से रोक नहीं रही या चुप रहने के लिए मजबूर नहीं कर रही। आप ये देख रहे हैं कि ये जो इशू है ये आपको कितना वोट दिला सकता है और ये आपको कितना आगे ले जा सकता है सीटों की संख्या में। लोकसभा की सीट्स या विधानसभा की सीट्स आपको चुनाव जितवा सकता है कि नहीं, तो वह महत्वपूर्ण है। उसके लिए अगर विचारधारा पीछे भी छूट रही है तो कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं इसका सीधा उदाहरण था जम्मू कश्मीर में बीजेपी के द्वारा पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाना। ये सब जानते हैं कि पीडीपी की आइडियोलॉजी क्या है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी, तो पीडीपी के साथ, पीडीपी की आइडियोलॉजी सबको क्लियर है जम्मू कश्मीर को लेके कि वो टोटली एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी है। बीजेपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है जम्मू कश्मीर को लेके कि टोटली एंटी पीडीपी है। दोनों के स्टैंड अलग थे, दोनों आइडियोलॉजिकल पार्टीज़ थी, दोनों की आइडियोलॉजीज़ अलग थी। फिर भी इन्होंने मिली जुली सरकार बनाई, दोनों ने, ये कह करके कि हम अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को पीछे छोड़ करके एक कॉमन
दोनों को एक्सेप्टेबल हो ऐसा प्रोग्राम लेकर के आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एटलीस्ट जिन जिन चीज़ों पर हम दोनों कॉमन सोच रखते हैं उन चीज़ों पर, उन विचारों पर बात करते हुए, उन मुद्दों पर बात करते हुए हमने एक सरकार बनाई। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली सरकार है ये। ज़्यादा समय तक वो नहीं चल पाई क्योंकि पावर कैप्चर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो क्लियरली नज़र आया जब मिस्टर मुफ्ती की डेथ हुई, डिमाइस हुआ, उसके बाद नज़र आया कि पावर कैप्चर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उसके बाद तो फिर कश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति टोटली ही बदल गई। वहाँ पर महबूबा मुफ्ती दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और राष्ट्रपति शासन के दौरान ही फिर धारा 370 हटाई गई और जो कैरेक्टर है जम्मू कश्मीर का एक स्टेट से बदल के उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को अलग करके उसे भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इश्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज। लंबे समय से ये चीज़ चल रही है, आइडियोलॉजी पीछे रह जाती है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आप स्पष्ट देख सकते हैं कांग्रेस का महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस करना, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते हैं। शिवसेना एक कम्युनल पार्टी है, जब मैं आपको अभी पार्टीज़ बताऊंगा उसमें अलग अलग कैरेक्टर की पार्टीज़ होती हैं। एक क्लासिफिकेशन ये भी है जिन्हें हम कम्युनल पार्टीज़ कहते हैं, जैसे कि अकाली दल है, शिवसेना है, ये एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो शिवसेना की आइडियोलॉजी हमेशा से ये लग रही है, वो राम मंदिर के समर्थन में रहे हैं। राम मंदिर ही नहीं, किसी भी और आइडियाज़ की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा इस चीज़ के एंटी रही है। वो ये कहती है कि भाई डेमोक्रेसी है, एक सेकुलरिज्म है, उनका स्टांस हमेशा प्रो माइनॉरिटी रहता है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा कांग्रेस कहती है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना शिवसेना ना कांग्रेस। मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ, सिचुएशन कि देखिए वहाँ पर महाराष्ट्र में भी एक अलायंस हुआ और कांग्रेस पे बड़े सवाल उठाए बीजेपी ने, फिर शिवसेना पर भी उठाए, तो उन्होंने बदले में इन पर उठाया कि जम्मू कश्मीर में क्या किया था तुम लोगों ने पीडीपी के साथ। तो फिर वहाँ पर एक अलायंस बना इशू बेस्ड, जिसमें कि ये अलायंस का दावा है कि भाई बीजेपी की जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको रोकने के लिए हम एक साथ आ रहे हैं। अमूमन आपने ये बात सुनी होगी 2019 के चुनाव से पहले महागठबंधन बनाने की बात थी देश में, और सभी आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज़ का एक साथ आने का आधार ये बताया जा रहा था कि इसका पर्पज़ ये होगा बीजेपी को रोकना, कम्युनल फोर्सेस को रोकना, उसके अगेंस्ट हम सेकुलर फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। तो आपने देखा होगा कि ये पार्टीज़ जिनकी की आइडियोलॉजी कुछ उतनी क्लियर नहीं, लेकिन ये ईजिली यूनाइट होने को तैयार थी, क्योंकि ये लगभग इनकी पॉलिसियाँ सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, गांधीनिज्म इनके अराउंड घूमती रहती। तो उन्होंने यही कहा कि बीइंग अ सेकुलर फोर्स हम यूनाइट हो जाएंगे और बीइंग अ कम्युनल फोर्स बीजेपी को हमें हराना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। आइडियोलॉजी उतनी क्लियर नहीं है इंडिया के पार्टी सिस्टम में, क्योंकि राइट भी यहाँ पर एग्जैक्ट राइट नहीं है और लेफ्ट भी यहाँ पर एग्जैक्ट लेफ्ट नहीं है। मैंने पहले भी बताया था आपको। इसके अलावा पर्सनैलिटी कल्ट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ रादर देन पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए इंडिया में पर्सनैलिटी कल्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे? जो एक इंडिविजुअल है किसी पार्टी से बिलोंग करता हुआ, उसकी इमेज उस पार्टी की आइडियोलॉजी, उस पार्टी के मैनिफेस्टो से भी कहीं बड़ी हो जाती है। देखिए मेन एस्पेक्ट ये होता है कि लोकतंत्र सही मायने में कार्य तब करता है जब एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े। अपना मैनिफेस्टो वो लोगों के बीच लेकर के आए कि भाई हमारा ये संकल्प है, हम अगले 5 बरस के लिए और हमेशा हमारी जो सोच है, उसके जो सिद्धांत हैं, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं, और 5-5 बरस तक हम जब चुनाव में जीत करके आएंगे तो हमारे ये काम करने। हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम महिलाओं को समानता प्रदान करना चाहते हैं, हम बच्चों को कुपोषण से बचाना चाहते हैं और बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, हम युवाओं को बेहतर रोज़गार देना चाहते हैं, हम गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं, गरीबी खत्म करना चाहते हैं, किसानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे कई तरह के एस्पेक्ट हैं जो वो अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करते हैं। मुद्दों के आधार पर चुनाव हों, यदि मैनिफेस्टो की मेरिट्स के बेसिस पर लोग वोट डालें तो सही मायने में वो पार्टी जब सरकार में आएंगी तो वह मजबूर होंगी आपके लिए कार्य करने के लिए। यदि आप जाति की, धर्म की, भाषा की, इस तरह की कंसिडरेशंस पर ही सिंपली वोट डालें, चाहे मैनिफेस्टो में उनके सब्सटेंस हो भी ना, वो रियल सेंस में आपको किसी भी तरह से सोशली, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करते ही ना हो, फिर भी आप उसे डाल रहे हैं क्योंकि वो आपकी जाति से है, आपके धर्म से है, वो आपकी भाषा बोलता है, वो आपके क्षेत्र से है,
वो आपके कुल से है, इसके आधार पर जब आप वोट डालते हैं तो आप उसे पहले ही दिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर देते हैं कि आप 5 बरस बाद उससे सवाल नहीं कर सकते। आप उससे पूछ नहीं सकते कि भई आपने किया क्या? तो वो आप उससे किस बात पर पूछेंगे, क्योंकि उसने कोई आपसे वायदा भी नहीं किया, क्योंकि आपने जिस आधार पर उसे वोट डाला था वो आधार ही बिल्कुल निराधार था। लोकतंत्र में ऐसे आधार एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब आपसे इन ग्राउंड्स पे वोटिंग राइट नहीं छीना जा सकता, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, इसके आधार पे आपसे वोटिंग राइट नहीं छीना जा सकता ना। ये क्लियरली मेंशन है कि 326 के तहत, आर्टिकल 326 के तहत आपके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इन बातों के आधार पर आपसे वोटिंग राइट नहीं छीना जा सकता। तो फिर इन बातों के आधार पर आप किसी को वोट कैसे दे सकते हैं? अपने भी गिरेबान में झांक के देखिए, अपने आप से भी पूछिए आप। तो सिर्फ देश एक ही सरकार या एक ही लोगों के द्वारा खराब नहीं हो रहा, हम सब भी उसका हिस्सा हैं। मेन एस्पेक्ट